ही का नाम ये कंबोज लाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। हर रोज़ की तरह हम हाजिर हैं आपकी जेब से जुड़ी, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के, और उन खबरों का विश्लेषण करने के लिए हर रोज़ की तरह हमारे साथ मनी 9 के संपादक अंशुमान तिवारी जी मौजूद हैं। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज के कार्यक्रम में किन मुद्दों पर हम बातचीत करने वाले हैं, किन खबरों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो ऑन द शो पर नजर डालते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि क्या सरकार के अनाज भंडार भर पाएंगे, ये क्यों कह रहे हैं, हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा कर्मचारियों का पीएफ खा रही हैं कंपनियां, कौन सी वो कंपनियां हैं जो कर्मचारियों का पीएफ खा रही हैं, डिटेल में होगी चर्चा। एलआईसी से क्या हो पाएगा, ये हम आपको बताएंगे बस कुछ ही देर में। इसके अलावा दवा कंपनियों के भीतर क्या है, काफ़ी कुछ खबरें यहाँ पर निकल करके आई हैं। उन खबरों के आपके लिए क्या मायने हैं, विश्लेषण करेंगे थोड़ी देर में। इन विज्ञापनों के चक्कर में मत आना, कौन से ये विज्ञापन है और कहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, जिसके चक्कर में आपका नुकसान हो सकता है। और सबसे आखिर में सबसे कीमती कारोबार क्या है, वो कारोबार करेंगे विस्तार से चर्चा इस पूरे तमाम मुद्दों के ऊपर। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि मंडी में फसलों का भाव सरकार के तय समर्थन मूल्य से ऊपर चल रहा है, जिस वजह से सरकारी एजेंसियों को किसानों से फसल खरीद का लक्ष्य पूरा करने में दिक्कत हो सकती है। कृषि उपज मंडियों में खरीफ फसलों के भाव देखें तो उसमें सरकार के घोषित समर्थन मूल्य के मुकाबले 3% से लेकर के 68% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। अनाज, दलहन, तिलहन और कपास का भाव एमएसपी से ऊपर चल रहा है। इस साल सरकार ने धान के लिए 2203 रुपये का, मक्का के लिए 2090 रुपये, सोयाबीन के लिए 4600 रुपये और तुअर के लिए 7000 रुपये प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य घोषित किया हुआ है। सर, मंडी में फसल का भाव एमएसपी से ऊपर होने के मायने क्या हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण खबर है आज की हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, बाजार के लिए। उसे समझना ज़रूरी है। जैसे कि गुलबर्गा मंडी का रेट हमारे सामने है, 11,800 रुपये पर क्विंटल के आसपास तुअर का रेट है। 7,000 रुपये का एमएसपी तय किया था सरकार ने खरीफ सीजन के लिए। यही स्थिति बाकी चीज़ों की। ऐसा विपुल जी बिरले ही देखने में आता है कि जब खरीफ की कोई नई फसल आने वाली हो, जिस फसल का उत्पादन बाजार में आ रहा हो, और उस समय मंडियों में उसकी कीमतें ऊपर हों। यह भारत के खाद्य बाजार में, कृषि अर्थव्यवस्था में एक बड़ा उलटफेर है जो हमें दिखाई दे रहा है। आमतौर पर जो फसलें किसी फसल के साथ आती हैं, उस समय बाजार में उनकी आपूर्ति बेहतर होती है और उनकी कीमतें कम होती हैं। ये बता रही हैं, दो महत्वपूर्ण चीज़ें इससे निकल कर आती हैं। ये पूरा फिनोमेना या परिदृश्य बता रहा है कि बाजार में फसलों की मांग और आपूर्ति, यानी अनाजों और दलहन की मांग और आपूर्ति में बड़ा क्रिटिकल गैप है जो अभी पूरा नहीं हो पा रहा है। और ये अंतर्धारणा लगातार बनी हुई है बाजार में किसानों के बीच में कि कीमतें इससे ऊपर और जाएंगी। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये भी बता रहा है कि शायद सरकार इस साल अपना खरीद का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएगी। धान में, गेहूं में हमने देखा था, रबी के फसल के बाद तमाम कोशिशों के बाद भी सरकार को पर्याप्त अनाज नहीं मिला था। ये दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। तो महंगाई की अंतर्धारणा इससे मजबूत हो रही है, यानी फसल आए या जाए महंगाई है तो बनी रहेगी। जबकि आमतौर पर रबी और खरीफ की फसलों के साथ अनाज और कृषि उत्पादों की महंगाई कम होती है और सरकार की अनाज भंडार भी पूरे नहीं भर पाएंगे। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। सरकार के अनाज भंडार अगर लक्ष्य से कम रहेंगे तो बाजार में कीमतें ऊँची रहेंगी। अब आप याद करिए कि हम आपको लगातार मनी सेंट्रल के अलग अलग संस्करणों में बता रहे हैं कि खाद्य महंगाई क्यों बड़ी चुनौती बनी हुई, क्यों वित्त मंत्रालय को पिछले हफ्ते अपनी रिपोर्ट जारी करके स्वीकार करना पड़ा कि खाद्य महंगाई बढ़ी है। ये उसका संकेतक है, उसका इंडिकेटर है। ये बता रहा है, बाजार बता रहा है कि दाल, गेहूँ, धान, चावल, ये सारी चीज़ें इस साल अगले कुछ महीने तक महंगी रहेंगी। और एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि अगर एक बार फसल आने के साथ महंगाई बने रहने का क्रम स्थापित हो जाए तो उसे तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। इधर सोशल मीडिया पर डीप फेक के मुद्दे पर सरकार सख्त हो रही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मुद्दे पर सोशल मीडिया कंपनियों से बात की। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि डीप फेक को लेकर के सरकार जल्द सोशल मीडिया कंपनियों के लिए दिशा निर्देश जारी करेगी। उन्होंने बताया कि डीप फेक फ्री स्पीच नहीं है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ये एक नया खतरा बन करके सामने आया हुआ है। सर, क्या सरकार रोक पाएगी ये डीप फेक को मामले को लेकर के?
विपुल, बड़ी चुनौती ये है कि क्या सरकार डीप फेक को समझ पा रही कि कैसे आ रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कानून बनने शुरू हुए हैं। भारत में तो अभी कानून की बात भी नहीं शुरू हुई है। सरकार पिछले 2-3 दिनों से 4 दिनों से जब से कुछ बड़े डीप फेक भारत में निकल कर आए, कह सिर्फ यह रही है कि सोशल मीडिया कंपनियों से कि इन कंटेंट को हटा दिया जाए। सोशल मीडिया कंपनियों को भी ये तय करने में समय लगेगा कि ये डीप फेक में उपलब्ध है कि नहीं। जैसे आप देखिए, यूट्यूब अभी एक नया सिस्टम लेकर आ रहा है जिसमें अगर आप कोई वीडियो आप अपलोड करते हैं तो आपको बताना होगा कि उसमें एआई जनरेटिव टूल का इस्तेमाल किया गया कि नहीं किया गया। अगर व्यक्ति वो छिपाता है तो यूट्यूब के सिस्टम को ये समझने में मुश्किल होगी अभी कि वो एआई जनरेटिव वीडियो है या वो वीडियो सामान्य व्यवस्था से आया हुआ। और यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी चुनौती और खतरा है। भारत सरकार चूंकि रेगुलेशन के मामले में, आईटी रेगुलेशन के मामले में दुनिया के देशों से पीछे है, दुनिया के काफी सारे देशों में रेगुलेशंस बनना शुरू हो गए, इसलिए हम अभी केवल इस बात पर निर्भर हैं कि हम कंटेंट प्लेटफॉर्म से कहें कि वो डीफेक का ब्रॉडकास्ट ना करें। इनका बनना कैसे रोका जाए, कहां बनाया जा रहा है, ऐसे सिस्टम बन जाएं जिनसे कि कोई सामान्य वीडियो और डीफेक के बीच में एक फर्क किया जा सके सिस्टम के भीतर। जब तक ऐसे एल्गोरिदम्स नहीं बनेंगे, इसको तय करना मुश्किल होगा। दूसरी चीज़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कानून बनाने की प्रक्रिया जटिल है, पेचीदा है। हम विस्तार से इकोनॉमिकम में इस पर बात कर चुके हैं, कौन कहाँ कितने कानून बना रहा है। इस बार का पिछले हफ्ते के इकोनॉमिकम में हमने बताया था, मनी 9 के सुपर ऐप पर जाकर देख सकते हैं। और उस रोशनी में आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार के लिए डीफेक को रोक पाना कितना कठिन होने वाला है, क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने वाली कंपनियां और तकनीकें बनाने वाली कंपनियां, उनके लैब्स के भीतर क्या हो रहा है ये भी किसी को पता नहीं। वो कैसे काम कर रही हैं, क्या करती हैं, इस मामले में भी जानने के लिए सरकार को उन्हीं कंपनियों से मदद लेनी पड़ेगी जो कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम बना रही हैं। यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण सवाल है सर। क्या वाकई में सरकार गंभीर है, या फिर आपको लग रहा है कि जो सोशल मीडिया पर कुछ दिनों पहले अमिताभ बच्चन समेत तमाम लोगों ने रश्का मंदाना को लेकर के जो टिप्पणी की थी, सिर्फ उसका रिएक्शन देखने को मिल रहा है? दूसरा, अभी एक और नियम में बदलाव होने जा रहा है, इंटरनेट पर आयु बदलने जा रही है, वो क्या है सर? उसको भी जरा वो गंभीर तो है, क्योंकि गंभीरता सरकार के बयान में तो दिख ही रही है। 2-3 दिन से लगातार बयान आ रहे हैं, यहाँ तक कि उच्च स्तर से भी ये बात कही गई। पर सवाल है ना कि आईटी इंडस्ट्री में चिंता जाहिर करके के या गंभीरता दिखाकर काम नहीं चलता। कानून की समस्या है। कानून भी, और ऐसे कानून भी नहीं जो आप किताब में लिख दें, उससे ज़्यादा सिस्टम्स की ज़रूरत है। हम आईटी में, साइबर सिक्योरिटी के मामले में भी अभी बहुत सारी मंजिलें हमें तय करनी है। भारत में डेटा सिक्योरिटी नहीं है, सरकार के डेटाबेस से डेटा चोरी हो जाता है। तो ये जो चिंताएं हैं, ये जो बातें कही जा रही हैं, उन पर भरोसा इसलिए नहीं होता कि सरकार के बयान शुरू होने के बाद से डीफेक के ऊपर लगातार रोज कोई नया डीफेक आ रहा है। इसका मतलब डीफेक बन रहे हैं और किसी न किसी सिस्टम्स पे ऐसे आके जा रहे हैं, और अभी पूरी दुनिया इसका रास्ता ढूंढकर निकाल नहीं पा रही। दूसरा जिस सवाल का आपने जिक्र किया वो महत्वपूर्ण है। सरकार की तरफ से शायद एक रेगुलेशन लाने की बात चल रही है, जिसमें ये तय किया जाएगा कि सोशल मीडिया पर जो लोग उसका इस्तेमाल करने वाले, उनकी आयु की जानकारी कैसे ली जाए। ये भी बेहद पेचीदा मामला है। सोशल मीडिया पर जब अपने आप को रजिस्टर करते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करते हैं, तो आपको वेरिफिकेशन के लिए कुछ सूचनाएं देनी पड़ती हैं। उनमें आपकी डेट ऑफ बर्थ भी होती, और उस डेट ऑफ बर्थ के जरिए आपकी एज क्या है ये सिस्टम्स को मशीन के सिस्टम्स को और कंप्यूटर सिस्टम्स को पता चल जाती है। बच्चों के मामले में एज वेरिफिकेशन के काफ़ी सारे इश्यूज आ रहे हैं, और उनके डेटा का मिसयूज़ हो रहा है। उन्हें तरह तरह की सूचनाएं बम्बार्ड की जा रही हैं, भेजी जा रही हैं, जो उनके लिए उचित और सही नहीं है। फिलहाल अभी सरकार इस मामले में कंपनियों से बात कर रही कि इसे कैसे सुनिश्चित किया जाए, वेरिफिकेशन कैसे किया जाए, एज की जानकारी कैसे ली जाए। इसके शायद नए नियम आने वाले हैं, ऐसा सरकार की तरफ से संकेत दिया गया है, जिसके बाद फिर सोशल नेटवर्क पे कंपनियां लोगों से उनकी डेट ऑफ बर्थ की जानकारी लेने में कुछ सतर्कताएं बरतेंगी। ठीक। इधर प्राइवेट कंपनियों की तरफ से कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड के पैसे को ईपीएफओ में जमा कराने का डिफॉल्ट लगातार बढ़ रहा है। ईपीएफओ की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 वर्षों में इस डिफॉल्ट में करीब 10% की बढ़ोतरी हुई है। ईपीएफओ के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ऐसा करीब 15,000 करोड़ रुपए बचा हुआ है, जिसे कंपनियों को उनके पास जमा कराना है। सर, ये प्राइवेट सेक्टर में ईपीएफओ के मामले में इतने डिफॉल्ट क्यों बढ़ रहे हैं? ये बड़ी चुनौती और बड़ा खतरा है कर्मचारियों के लिए और भारत की सोशल सिक्योरिटी के साथ। 15,000 करोड़ रुपए कंपनियों के पास डिपॉजिट हैं, कंपनियों के पास फंसे हुए हैं, जो उन्होंने जमा नहीं किए, और उनका अपना भी हिस्सा है, और उन्होंने कर्मचारियों से भी कलेक्ट कर लिए हैं। प्राइवेट सेक्टर में अब पे जो
ड्यूज़ हैं वो करीब करीब जो टोटल ड्यूज़ थे वो हैं उसका 70% खास कंपनियों में जमा हुआ है। इसकी सबसे बड़ी दो वजह दिखती हैं। एक तो प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के कंप्लायंस सिस्टम में कमजोरी है, वो इन कंपनियों के साथ को इस बात के लिए परस्यू नहीं कर पा रहा है कि वो जो प्रोविडेंट फंड का पैसा उसे सिक्योरिटी में जमा कर सकें। और दूसरी बात, कोविड के दौरान कंपनियों की जो आर्थिक स्थिति बिगड़ी है उसके बाद तमाम कंपनियां प्रोविडेंट फंड का पैसा शायद अपने बाकी कामों में इस्तेमाल कर रही हैं, जो कि गैर कानूनी है और उचित नहीं है। पीएफ ड्यूज़ पे जो सरकार की रिपोर्ट आई है, इसमें ये बताया गया है कि पेंशन के ड्यूज़ करीब करीब 4,289 करोड़ रुपए हैं। प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत जो पेंशन बनती है उसका हिस्सा करीब 4,289 करोड़ रुपए है और जो प्रोविडेंट फंड का ड्यू है वो 8,762 करोड़ रुपए है। इधर चीन की फैक्ट्रियों में तैयार हो रहे सामान को भारतीय बाजार में बेचने के लिए कंपनियों को अब सख्त क्वालिटी नियमों का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि BIS ने चीन के सामान की क्वालिटी चेकिंग बढ़ा दी है। फिलहाल चीन से आने वाले करीब 500 प्रोडक्ट को सख्त क्वालिटी नियमों का सामना करना पड़ रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में चीन के 2000 प्रोडक्ट्स को सख्त क्वालिटी नियमों के दायरे में डाला जा सकता है। सर, चीन के सामान पर इतनी सख्ती क्यों हो रही है और इसका असर क्या होगा बाजार पर? सरकार ये कोशिश कर रही है कि चीन से आने वाला जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक का सामान है वो वैल्यू एडिशन के साथ आए। ये भी बड़ी दुविधा है सरकार के भीतर, क्योंकि सामान भारतीय बाजार में चूंकि ऐसे सामान उपलब्ध नहीं है, इसलिए इनकी मांग और इनकी खपत भी ज़्यादा और मांग भी ज़्यादा है। होता यह है कि चीन का सामान किसी तीसरे देश के रास्ते से आता है वियतनाम में बाकी देशों के रास्ते से आता है, जहाँ इसकी केवल पैकेजिंग बदलती है, इसमें वैल्यूडेशन नहीं किया जाता। भारतीय मानक ब्यूरो अब ये कोशिश कर रहा है जानने की कि वो जो चीन से आने वाले सामान हैं उनकी क्वालिटी के पैरामीटर्स ठीक हो सकें और उन क्वालिटी के आधार पर दरअसल कोशिश ये है कि चीन से आयात को डिस्करेज किया जाए। इसके तमाम तरीके हुए, तमाम रास्ते बनाए गए। इसी चक्कर में सरकार ने कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर एक फैसला लिया पर उसे वापस लेना पड़ा। तो अब कोशिश हो रही है कि जितना जहाँ तक हो सके चीन से आने वाले आयातित सामान को सीमित किया जा सके। जबकि क्वालिटी की शर्तें लगाई जाएंगी तो शायद उनका आयात सीमित हो सकेगा, लेकिन इसका असर जो देखना वो महत्वपूर्ण ये होगा क्योंकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के मामले में, कंपोनेंट्स के मामले में, बहुत सारे फिनिश्ड प्रोडक्ट के मामले में चीन पर निर्भर है और इसलिए इस तरीके की जब शर्तें आएंगी तो उत्पाद महंगे होंगे भारतीय बाजार में और उनकी कीमतों में बढ़ोतरी होगी। लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाए और ऐसे प्रोडक्ट भारतीय बाजार में लाने से रोके जाएं जिनमें किसी दूसरे देश में कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुआ, यानी उसको और ज़्यादा बेहतर नहीं किया गया। देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी LIC बाजार में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए फिक्स्ड रिटर्न के प्रोडक्ट लॉन्च करने की योजना बना रही है। एक निजी समाचार पत्र को दिए इंटरव्यू में LIC के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती ने बताया कि उनकी कंपनी इस तरह के प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की योजना बना रही है जिसके जरिए निवेशकों को सालाना 10% तक का फिक्स्ड रिटर्न दिया जा सके। सर, 10% का फिक्स रिटर्न ये संभव कैसे होगा सर? ये बड़ी महत्वपूर्ण और ये खबर बहुत सारे निवेशकों के लिए, बचतकर्ताओं के लिए जानना ज़रूरी है। LIC ऐसा क्यों कर रही है, जानना ज़रूरी है। हमने आपको बताया भी कि LIC का बाजार हिस्सा तेज़ी से गिर रहा है। इस तिमाही में LIC के मुनाफे में तेज गिरावट आई। निजी प्रतिस्पर्धी कंपनियां LIC का बाजार हिस्सा या मार्केट में शेयर खा रही हैं और अब ये बयान खासा महत्वपूर्ण है जिसे परखने की और एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ती है। LIC ने कहा है कि 10% के रिटर्न के एश्योर्ड रिटर्न वाले प्लान लाने की तैयारी हो रही है। आप पलट कर बाजार में देखें तो आपको लगेगा कि बाजार में ऐसे निवेश के विकल्प भी होने चाहिए जहां से आप कम से कम 12 से 13% रिटर्न ले सकें। तब आप अपने जमाकर्ताओं को, बीमा पॉलिसी धारकों को 10% रिटर्न देंगे। ये स्पष्ट नहीं कि LIC ये लेकर कहाँ से आएगी। LIC हालांकि स्टॉक मार्केट में बड़ी इन्वेस्टर है, पर स्टॉक मार्केट के भी रिटर्न इतने ज़्यादा नहीं है। अभी हाल फिलहाल के महीनों में तो भारतीय स्टॉक मार्केट के रिटर्न अमेरिका की बॉन्ड यील्ड के लगभग बराबर थे और इसलिए भारत से विदेशी निवेशकों ने वहां निवेश करना शुरू किया। ये जो एश्योर्ड रिटर्न वाला मामला है ये थोड़ा पेचीदा और उलझता जा रहा है। एक तरफ सेबी या बाकी निवेशक एश्योर्ड रिटर्न की गारंटी देने से मना करते हैं, दूसरी तरफ LIC ये कहती है कि वो 10% का लॉन्ग टर्म एश्योर्ड रिटर्न कमिट करेगी। अब दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि LIC उन इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाएगी जहां लंबे समय तक ब्याज दरें ऊंची रहने वाली हैं और अगर ऐसा है तो फिर आप मान के चलिए कि सरकार के बॉन्ड्स में और तमाम जगह ब्याज दरों में तेजी लंबे समय तक रहेगी। तब 7 से 8% की ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहेंगी। लेकिन LIC की ये कोशिश इस बात में दिखाई देती है कि किसी तरह से गिरते हुए बाजार हिस्से को रोका जा सके, क्योंकि अब भारत का इंश्योरेंस बायर डाइवर्सिफाई कर रहा है। वो अपने पोर्टफोलियो में केवल LIC पर निर्भर नहीं, उसके पास LIC की अगर 2-3 पॉलिसी हैं तो दो प्राइवेट कंपनीज की पॉलिसी भी ले रहा है। और चूंकि देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है तो अपने गिरते बाजार हिस्से को संभालने के लिए ये कोशिश करें। देखना ज़रूरी होगा और इसको ध्यान से देखना ज़रूरी होगा कि LIC अगर ऐसा प्रोडक्ट लाती है तो उसमें उसके निवेश का प्रोफाइल क्या होता है, पोर्टफोलियो क्या होता है, वो पैसा कहाँ लगाया जाता है।
तो देखना दिलचस्प होगा क्या कुछ प्रोफाइल होगा, और देखना ये भी दिलचस्प होगा कि क्या LIC अपने गिरते हुए जो हिस्सेदारी है बाजार की उसको बचा पाती है या नहीं बचा पाती है। इधर देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने संकेत दिए हैं कि रिजर्व बैंक की तरफ से बिना गारंटी कर्ज पर सख्ती के बाद बैंकों की तरफ से दिए जा रहे अनसिक्योर्ड लोन महंगे हो सकते हैं। SBI चेयरमैन दिनेश खारा के मुताबिक रिजर्व बैंक के कदम की वजह से बैंकों के नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर 2 से 3 बेसिस पॉइंट का असर पड़ सकता है। इस बीच रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि अगस्त के दौरान देश में क्रेडिट कार्ड से खर्च का आंकड़ा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जिस वजह से क्रेडिट कार्ड के कर्ज में डिफॉल्ट का खतरा बढ़ता हुआ बताया जा रहा है। इस बीच रिजर्व बैंक गवर्नर का एक बयान भी चर्चा में है। रिजर्व बैंक गवर्नर ने बैंकों की तरफ से खुलकर दिए जा रहे कर्ज को लेकर के सवाल उठाए हैं। सर, SBI के बयान का मायने क्या है और रिजर्व बैंक क्या कहना चाह रहा है? विपुल, देखिए, कभी कभी केंद्रीय बैंक बगैर कहे भी ब्याज दरें बढ़ा देता है और ये वही नतीजा है। कोई पॉलिसी नहीं आई, पॉलिसी में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, लेकिन पिछले दरवाजे से ब्याज दरें बढ़ने का रास्ता खुल गया। SBI के चेयरमैन का कहने का मतलब ये है कि आने वाले समय में कर्ज पर ब्याज दरें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि बैंकों को जिस प्रक्रिया के तहत अनसिक्योर्ड गैर जमानती लोन देने से रोका गया, जहां ज़्यादा रिस्क है, ऐसे इसके कारण बैंकों के जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, जो उनके प्रॉफिट का सबसे बड़ा सूचक इंडिकेटर होते हैं, उन पर दबाव दिखाई देगा और उसके बाद बैंकों को अपने बाकी प्रोडक्ट्स के ऊपर और इन प्रोडक्ट्स के ऊपर भी ब्याज दरें बढ़ानी पड़ेंगी, जिस वजह से वो अपने मार्जिन को प्रोटेक्ट कर सकें। ये पूरा फैसला जो रिजर्व बैंक ने पिछले एक हफ्ते में लिया, ये भारतीय बैंकिंग उद्योग में एक बड़ा टर्न है, बड़ा उलटफेर है इस फैसले से बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज भारत के बैंकिंग सिस्टम में आने वाला है। बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि रिजर्व बैंक ने बैंकों को अनसिक्योर्ड लोन से रोक दिया, कल तो RBI गवर्नर ने एक और बात कह दी, उसके आगे की बात कह दी। उन्होंने कहा कि बैंकों को एक्सुबरेंस में कर्ज देने से रोकना चाहिए, यानी जहां कर्ज की बहुत ज़्यादा मांग दिख रही वहां कर्ज मत दीजिए। ये लगभग वैसी बात हो गई जैसे कि कोई मिठाई वाला जो उसकी सबसे ज़्यादा बिकने वाली मिठाई है, उसकी मिठाई की बिक्री रोक दे। पर मिठाई और बैंकिंग में यही फ़र्क है कि रिजर्व बैंक गवर्नर को दिख रहा है कि जो एक्सुबरेंस में, अति उत्साह में बैंक कर्ज बांटते हैं, वही जाकर उनके लिए संकट की वजह बनते हैं। तो ये पूरा फैसला जो हुआ है, ये धीमे धीमे इस तरफ जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि बाजार में ब्याज दरें कम होने की कोई गुंजाइश दिख भी रही थी, तो अब इसके बाद खत्म हो रही है, क्योंकि बैंकों को ज़्यादा पैसा चाहिए होगा अपने पास रिस्क कैपिटल को बनाए रखने के लिए, क्योंकि रिस्क वेटेज रेशियोज बढ़ा दिए गए हैं, यानी लोन के ऊपर कितना जोखिम है उसके लिए बैंक जितनी कैपिटल रखते हैं वो रेशियोज बढ़ा दिए गए हैं, इसलिए उनको ज़्यादा पूंजी की जरूरत होगी और उन्हें अपने इंटरेस्ट मार्जिन को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्याज दरें बढ़ानी पड़ेंगी। चलिए अब रुख करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि देश के दवा रेगुलेटर ने 237 फार्मा कंपनियों में से 76 कंपनियों को अपनी कुछ दवा इकाइयों में दवा उत्पादन रोकने के निर्देश दिए हैं। कुछ दवा कंपनियों पर आरोप लगा था कि उनकी यूनिट्स में घटिया क्वालिटी की दवाओं का उत्पादन हो रहा है। इन आरोपों के बाद दवा रेगुलेटर ने जांच की और जांच के बाद 76 कंपनियों के यूनिट्स में उत्पादन को रोकने के लिए कहा गया है। इसके अलावा 75% से ज़्यादा दवा कंपनियों को कारण बताओ नोटिस भी भेजा गया है। सर, रेगुलेटर को ऐसा क्या मिल गया कि इन कंपनियों के उत्पादन को ही बंद करने को बोला? ये बेहद गंभीर और चिंताजनक खबर है। भारत के दवा उद्योग की दृष्टि से बहुत बड़ा नंबर है जितनी कंपनियों में को नोटिस भेजे गए। एक तरीके से इन कंपनियों में छापेमारी हुई रेगुलेटर की तरफ से, और इनके यहाँ एक टर्म है रेगुलेशन का जिसको हाई NSQ रेट कहते हैं। इन दवा कंपनियों में हाई NSQ रेट पाया गया ना। हाई NSQ रेट का मतलब आप समझते हैं, यानी इनके प्रोडक्ट्स में अधिकांश प्रोडक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड से ख़राब थे। दवा की क्वालिटी ख़राब होना बेहद चिंताजनक बात है भारत के बाज़ार के लिए, दो वजहों से। एक तो भारत फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्टर है, इसलिए पूरी दुनिया में भारत की तमाम किरकिरी हुई गाम्बिया से लेकर कजाकिस्तान तक ख़राब दवाएं बेचने पर और बच्चों के मरने पर। दूसरा, ये दवाएं भारतीय बाज़ार में भी बिकती हैं। ये अपनी तरीके का पहला सबसे बड़ा सघन अभियान था जिसमें इतने बड़े पैमाने पर कंपनियों पर छापे डाले गए और उसके बाद उन्हें उत्पादन करने से रोक दिया गया बाज़ार में क्योंकि उनकी दवाओं की क्वालिटी नहीं पाई गई। इस जांच के और इसकी जो नतीजे आएंगे उससे हमें पता चलेगा कि ये समस्या कितनी भीतर गहरी है। इसमें कई सारी कंपनियां इंजेक्शंस बना रही हैं, कई सारी कंपनियां सिरप्स में और वो भी बना रही हैं, कैप्सूल्स भी बना रही हैं। जी, इस बीच अपने दर्शकों को ये भी हम बता दें कि आज यही कारण रहा जिसकी वजह से लगातार तेजी के बाद फार्मा शेयरों की ज़बरदस्त पिटाई देखने को मिली। सिप्ला जैसे शेयर 7-8% टूटे। पूरा फार्मा इंडेक्स जो है वो हमने देखा, निफ्टी का फार्मा इंडेक्स करीब 1.5% की गिरावट के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई दिया।
इधर एविएशन अधिकारियों के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई के कई मामले सामने आ रहे हैं। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने हाल ही में कुछ फ्लाइंग स्कूल से घूस लेने के आरोप में कुछ अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा खराब सेवाओं के लिए भी एयर इंडिया पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सर, एविएशन सेक्टर में एक साथ बहुत सारी खामियां नजर आने हाँ, एविएशन सेक्टर और दवा मामले में एक बात और ध्यान रखना जरूरी है, जानना जरूरी है कि ये पूरी कार्यवाही सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि भारतीय कंपनियों के निर्यात में खामियां पाई गई, निर्यात बैचेस में खामियां पाई गई गाम्बिया और कजाकिस्तान में। आप सोचिए कि क्वालिटी इंस्पेक्शन की स्थिति क्या है भारत में, वो दवाएं जो भारत के भीतर बन रही और भारत में बेची जा रही। अगर ये मामले नहीं खुलते, WHO भारत की दवा कंपनियों को के बारे में नहीं बताता, तो शायद ये क्वालिटी के इश्यूज़ नहीं आते। और दवा कंपनियां क्या बना रही हैं, क्या बेच रही हैं, उनके क्वालिटी के क्या मामले, ये बेहद गंभीर मामला है जो इस रिपोर्ट का इंतजार रहेगा कि इस रिपोर्ट के बाद सरकार क्या बताती है। एविएशन सेक्टर में खासा उथल पुथल है, गो एयर के लिक्विडेशन की तैयारी हो रही है, पर एविएशन सेक्टर में सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को लेकर बड़ी चुनौतियाँ हैं। एयर इंडिया, जिसको काफ़ी प्रतिष्ठित कंपनी, सरकारी कंपनी के तौर पर माना जाता था, वो जब सरकार के दायरे से बाहर निकली तो दूसरी बार साल में उस पर जुर्माना लगाया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि क्या ये कहना मुश्किल है कि एयर इंडिया के क्वालिटी स्टैंडर्ड और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स सरकार के भीतर भी इतने खराब थे और उस पर जुर्माना नहीं लगाया जाता था, या वो टाटा समूह के पास जाकर खराब हो गए। लेकिन ये देखना आश्चर्यजनक और चौंकाने वाली बात है कि एयर इंडिया के ऊपर एक बार फिर जुर्माना लगाया गया नियमों का पालन नहीं करने के कारण, सिक्योरिटी के नियमों के कारण। इसके अलावा फ्लाइंग स्कूल्स के कामकाज के ऊपर भी डीजीसीए की गाजगिरी है। डीजीसीए ने सख्ती की है, फ्लाइंग स्कूल के स्टाफ्स को और उसके प्रमुख प्रबंधन को सस्पेंड भी किया है। तो ये तमाम एक्शन जो है देखने को मिल रहे हैं और तमाम सारी खामियां देखने को मिल रही हैं इस समय एविएशन सेक्टर के अंदर। इधर देश में डिजिटल मीडिया पर विज्ञापन से जुड़े नियमों की सबसे ज़्यादा अनदेखी होती है। विज्ञापनों के लिए मानक तय करने वाली सरकारी संस्था ASCI के मुताबिक इस साल अप्रैल-सितंबर के दौरान विज्ञापन नियमों की अनदेखी के जितने मामले सामने आए हैं, उनमें 79% मामले अकेले डिजिटल मीडिया के हैं। इसके बाद प्रिंट और टेलीविजन मीडिया का स्थान है। ASCI के मुताबिक इस साल विज्ञापन नियमों की अनदेखी के मामले में 27% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। सर, ये किस तरह के नियम हैं जिनका उल्लंघन हुआ है? डिजिटल मीडिया पे विज्ञापनों के मामले में बिल्कुल रेकलेस ढंग के विज्ञापन चल रहे हैं। अगर आप सोशल नेटवर्क्स पर देखें, आप इंस्टाग्राम पर देखें, बाकी जगह देखें। और इसमें सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात विपुल ये है कि इसमें जो ASCI की रिपोर्ट है वो बताती है कि करीब 70% से ज़्यादा, ऑलमोस्ट लगभग अगर मैं नंबर चेक कराऊँ 79% जो ऐड हैं वो नियमों के अलग से गलत हैं, और सबसे ज़्यादा हेल्थ केयर से जुड़े हुए विज्ञापनों में खामी पाई जा रही। तो एक तरफ हम दवा कंपनियों का किस्सा आपको सुना रहे हैं कि दवा कंपनियों के भीतर क्या हो रहा है, और दूसरा ये जो हेल्थ केयर के एड्स आपको सोशल मीडिया पर दिख रहे हैं जिसमें बहुत सारे कॉस्मेटिक्स के एड है। कोई कुछ भी बनाकर आपको बेच रहा है, कोई इस हर्बल के आधार पर आपको का इलाज कर रहा है, कोई भी चीज़ बेच रहा है। ASCI का कहना है कि इसमें बहुत सारे एड्स हेल्थ केयर नियमों के से अलग हैं, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत में हर्बल प्रोडक्ट्स के नाम पर बहुत सारी चीज़ें बाजार में आती हैं जिन्हें दवा के तौर पर, कॉस्मेटिक्स के तौर पर बेचा जाता। नियमों में एक बड़ा पेंच है यहाँ पर, उस पेंच का फ़ायदा उठाकर, और उनके विज्ञापन अब सोशल नेटवर्क्स पर इस तरह प्रचारित हो रहे हैं, इस तरह आ रहे हैं जैसे कि वो तयशुदा, जांच की गई, प्रयोगशाला में परखी गई, आजमाई गई चीज़ें हैं जिनसे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो बेहतर यह है कि सोशल मीडिया की सलाह पर, उस पर आने वाले किसी विज्ञापन पर की सलाह पर उत्पादों को खरीदें नहीं। ASCI ने एक और महत्वपूर्ण बात कही जिसे जानना जरूरी है। ये यहाँ भी वैसी ही समस्या है जिसे हमने फाइनेंशियल सर्विसेज के मामले में देखी है कि सबसे ज़्यादा विज्ञापनों का उल्लंघन इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से हो रहा है। जो हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर हैं, जो कल तक कुछ और बना रहे थे, आज वो किसी दवा का किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को बेचने लगे हैं। उनके पास न तो कोई प्रोफाइल्स हैं, ना उनकी जाँच है, ना पड़ताल है, उनके ब्रांड्स और उनके सामान बिक रहे हैं, सबसे ज़्यादा उल्लंघन वहाँ हो रहा है। और उस पर ज़्यादातर हम देख रहे हैं ये जो सामान्य बीमारियां होती हैं, घुटने का दर्द, बाल झड़ना, इन सब को लेकर के ज़्यादा भ्रमित विज्ञापन देख। हाँ, सब, और उसमें कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। सामान्य आपके मतलब इस तरीके की दवाएं बिक रही जो सामान्य रूप से कि आपके शरीर की बीमारियां भी दूर कर देंगी, ऐसी भी आयुर्वेदिक दवाएं बेची जा रही हैं फिर इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से। ASCI ने यही बात अपनी रिपोर्ट में कही है। इधर भारत की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल की सब्सिडरी भारती हेक्साकॉम का IPO जल्द आ सकता है। भारतीय हेक्साकॉम में भारतीय एयरटेल की 70% हिस्सेदारी है, जबकि 30% हिस्सा सरकार के पास है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय एयरटेल IPO के लिए भारतीय हेक्साकॉम का मूल्यांकन 20,000 करोड़ रुपए तय कर सकती है। सर, इस कंपनी में सरकार का भी हिस्सा है, क्या मिल सकता है सरकार को? भारतीय हेक्साकॉम एक दिलचस्प कंपनी है विपुल जी। भारतीय हेक्साकॉम वैसे तो भारतीय समूह की कंपनी है, पर भारतीय हेक्साकॉम
कंपनी को बनाया था भारत सरकार की एक और कंपनी ने, जिसका नाम टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड है, TCIL। जब 90 के दशक में, शुरुआती दशक में वर्षों में भारत में टेलीकॉम लाइसेंसेस दिए जा रहे थे, उस समय हेक्साकॉन नाम की एक कंपनी थी जिसके साथ भारत की TCIL ने अनुबंध करके इस कंपनी को बनाया था। इस कंपनी के पास 2 सर्किल में सेवा चलाने का लाइसेंस है, एक राजस्थान का सर्किल और एक नॉर्थ ईस्ट का सर्किल। इन दोनों, हालांकि इस कंपनी का अधिग्रहण भारतीय समूह ने कर लिया था, लेकिन भारतीय हेक्साकॉम अलग से एक कंपनी के तौर पर आज भी एग्जिस्ट करती है। तो ये राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट में सेवाएं तो एयरटेल की हैं, पर वो एयरटेल की जो मदर कंपनी है जो पूरे देश में सेवा देती है, उससे ये अलग कंपनी है भारतीय हेक्साकॉम। अब चूंकि इसमें TCIL सरकार की कंपनी शामिल है, तो उसकी हिस्सेदारी 30% है इस कंपनी में और 70% हिस्सेदारी भारतीय की है। ये 30% हिस्सेदारी की वैल्यूएशन आज की परिस्थिति में करीब 10,000 करोड़ के आसपास है। तो भारतीय अगर इस इशू को लेकर, पब्लिक इशू को लेकर आती है, तो भारतीय समूह की एक और टेलीकॉम कंपनी लिस्ट होगी बाजार में। एक तो भारतीय समूह के पास ज़्यादा कंपनियां नहीं है, लंबे समय बाद भारतीय समूह का कोई शेयर आ रहा है, वो भी सिर्फ 2 सर्किल में काम करने वाली एक कंपनी लिस्ट होगी वो, क्योंकि बाकी जगह तो भारतीय की जो मुख्य कंपनी है भारतीय टेलीवेंचर्स वो लिस्टेड है। पर इससे सरकार को जो इस समय विनिवेश के कार्यक्रम की असफलता से परेशान है, उसे 10,000 करोड़ रुपए की पूंजी मिल सकती है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जब ये कंपनी लिस्ट होगी और इसके शेयरों का डाइवेस्टमेंट होगा तो सरकार अपनी अधिकांश हिस्सेदारी बाजार में बेच सकती है। हालांकि आपको बता दें कि इसके अभी IPO कब आएगा, इसकी तारीख, क्या प्राइस बैंड होगा, ये तय नहीं हुआ है, लेकिन जो IPOs आए हुए हैं उस पर लगातार हमारी निगाह बनी हुई है। और इस हफ्ते हम, जैसा कि आपको लगातार बता रहे हैं, 5 IPOs हैं और IRDA का आज आखिरी दिन है। IRDA के मैनेजमेंट से हमने खास बातचीत की है, एक्सक्लूसिव बातचीत की है। वो आप सुनिए कि कंपनी की क्या विस्तार योजना है, एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, आपको पैसे लगाने हैं कि नहीं लगाने। इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए, चाहे वो टाटा टेक हो, फेड बैंक हो, बाकी भी की जो IPOs हैं, जो 5 IPOs खुले हुए हैं, उन सब की जानकारी के लिए आप वाह क्या IPO है सेगमेंट हमारा ज़रूर देखिए। 1:45 में यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं और अपनी IPO बाजार की रणनीति बना सकते हैं। इधर भारत और कनाडा के बीच राजनयिक तनाव कुछ कम होने लगा है। करीब 2 महीने बाद भारत ने कनाडा के नागरिकों के लिए ई-वीज़ा सुविधा फिर से शुरू कर दी है। ये सुविधा बुधवार से शुरू हो चुकी है। कनाडा में भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। करीब 2 महीने पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो ने आरोप लगाया था कि भारतीय एजेंट्स ने कनाडा में उसके नागरिक की हत्या की है। हालांकि आरोप लगाए हुए 2 महीने हो चुके हैं और कनाडा की तरफ से इसको लेकर किसी भी तरह के सबूत नहीं दिए गए हैं। सर, ये क्या नई पहल है रिश्ते सुधारने की? हाँ, ये नया बदलाव है जो कि स्वागत योग्य है। भारत और कनाडा के बीच रिश्ते जो तनाव थे सबसे सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। सितंबर में भारत दोनों देशों के बीच में रिश्ते काफ़ी ख़राब हुए थे और वीज़ा नियमों पर सख्ती लगाई गई थी। हालांकि अक्टूबर में सरकार ने कुछ कैटेगरीज़ के लिए ई-वीज़ा नियमों को में रियायत दी थी, जिसमें कनाडा के नागरिक, कुछ खास नागरिक, टूरिस्ट, स्टूडेंट्स और काफ़ी और लोग भी थे। लेकिन अब रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश में ये ई-वीज़ा की शर्तें कम की गई। भारत इस समय कनाडा के साथ ट्रेड को लेकर भी कई सारी चीज़ें खोलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भारत, हमने आपको बताया भी था कि भारत ने दालों के आयात के लिए कनाडा पर निर्भर है और कनाडा से इस साल दाल का बड़ा आयात भी होना था। चलिए, अब बहुत सारी खबरें हैं और फटाफट उन पर नज़र डालते हैं झटपट में। अदानी ग्रुप की तरफ से अदानी विल्मर में अपनी हिस्सेदारी 1 से ज़्यादा कंपनियों को बेची जा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए अदानी ग्रुप के साथ विल्मर इंटरनेशनल, GQG पार्टनर्स और कतर इंटरनेशनल अथॉरिटी के साथ बातचीत चल रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अदानी ग्रुप अपनी हिस्सेदारी 2 से $2.25 अरब में बेचने की योजना बना सकता है। और इसके अलावा तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस की तरफ से बैठक को टाले जाने के बाद विदेशी बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। कच्चे तेल के उत्पादन पर रणनीति के लिए ओपेक प्लस देशों की बैठक 26 नवंबर को होनी थी, लेकिन इसे टाल करके 30 नवंबर की तारीख घोषित की गई है। इस घोषणा के बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। ब्रेंट क्रूड का भाव घट करके $81 तक आ गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म ChatGPT को बनाने वाली कंपनी OpenAI ने कहा है कि सरकार की कंपनी से हटाए गए CEO सैम ऑल्टमैन की कंपनी में फिर से वापसी हो गई है। ऑल्टमैन को फिर से कंपनी का CEO नियुक्त किया गया है। पिछले हफ्ते ही सैम को कंपनी से निष्कासित किया गया था।
चालू वित्त वर्ष 2023-24 की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर की अवधि के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के सब्सक्राइबर की संख्या में 10.1% की कमी आई है। ईपीएफओ के ताजा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 की अप्रैल सितंबर तिमाही में 58.6 लाख नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं, जबकि पिछले साल की समान अवधि में 65.2 लाख सब्सक्राइबर जुड़े थे। सर, ये कुछ खबरें झटपट की थी। आज खबरें झटपट में भी खासी महत्वपूर्ण हैं। सैम अल्टमैन की वापसी फिर हो गई, कंपनी के सीईओ हो गए, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना दबदबा ओपनआई में स्थापित कर लिया। लेकिन जो दुनिया के निगाह में सवाल है वो ये कि जो पिछले बोर्ड ने आरोप लगाया था सिक्योरिटीज़ को लेकर कि सैम अल्टमैन ने कई सारी ज़रूरी चीज़ों की जानकारी नहीं दी। एआई को लेकर दुनिया में काफ़ी रहस्य है, काफ़ी संदेह है, दुनिया भर की सरकारें जानने की कोशिश कर रही हैं। उसमें यह बयान अभी तक अनुत्तरित है, इसकी स्पष्टता नहीं है कि एआई की सिक्योरिटी को लेकर, एआई में लोगों की डेटा सिक्योरिटी को लेकर ओपन एआई के भीतर क्या चल रहा था। सैम अल्टमैन पर जो आरोप लगाए गए थे उन्हें इसे स्पष्ट करना होगा। लेकिन एआई में, ओपन एआई में जो पूरा तमाशा है, ड्रामा पिछले 5-6 दिनों से चल रहा था, वो एक जगह स्थिर होता दिख रहा है। अडानी विल्मर की डील दिलचस्प होने वाली है। अडानी समूह का सबसे महत्वपूर्ण कारोबार है, $2.2 बिलियन के आसपास इसकी वैल्यूएशन है। इसे कौन खरीदेगा, क्योंकि उसके साथ उसे भारत में खाद्य तेल और खाद्य उत्पादों का एक बड़ा बाजार भी मिलेगा। अडानी समूह, ऐसा माना जा रहा है कि अपने इस कारोबार से, अपने सबसे बड़े कारोबार से एग्जिट करना चाहता है। विल्मर सिंगापुर की कंपनी है, शायद वही भारतीय बाजार में इस कारोबार में आगे आए, इसकी संभावना बनती दिखाई दे रही है। जी, चलिए, फिलहाल इस कार्यक्रम को अब समेटने का वक्त हो गया है। सर, आज जिस चर्चा में आप जुड़े, तमाम खबरों का विश्लेषण किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिलहाल मनी सेंट्रल में इतना ही, लेकिन आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। मनी 9 के ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। खबरें पढ़ने के शौकीन हैं तो मनी 9 की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ आपको तमाम खबरें मिल जाएंगी। तो फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मनी 9 के साथ बने रहिए। नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये कम्बोज लाल है।